हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में मैडम ने क्या पढ़ाया था? हाउसिंग। हाउसिंग पढ़ाया था ना मैडम ने? हेलो, से समथिंग। कोई बोलो तुम में से, कोई नहीं बोल रहा है। यस, कैसी तबीयत है? यस सर। एक मिनट एक मिनट। हेलो हेलो, यस सर। एम आई ऑडिबल? सर। मैं सुनाई दे रहा हूँ, मेरी बात Yes, सुनाई sir. दे रही है सबको? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई बताओ पहले मुझे, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तब आज मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बताओ मुझे, मेरी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फ्राइडे को हुई थी क्या? हेलो, सर ब्रेड्स ऑफ चिकन। हाँ, और उसके बाद मैडम की क्लास में क्या पढ़ा था? यस सर। मैं पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ बेटा। पोल्ट्री में क्या पढ़ा था? पोल्ट्री के बारे में मैडम ने क्या पढ़ाया था? मैडम हाउसिंग पढ़ाया था, बिल्कुल सही। चलो अब उसका अगला पढ़ते हैं अपन। हाउसिंग पढ़ाया था, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हाउसिंग में कहां तक पढ़ा दिया था मैडम ने? क्या क्या बता दिया था? पूरा बता दिया था, डीप हीटर, केज। यस सर। अच्छा, चलो अब अगला पढ़ते हैं हम। एग के बारे में बात करते हैं आज, अंडे के बारे में। व्हाट इज एन एग? एग क्या है एक्चुअली? कोई बताएगा व्हाट इज एन एग? ये मुर्गी का अंडा है, एक्चुअल में वो है क्या? कोई बोलेगा सर अंडा तो अंडा है। क्यों? आप में से कोई बोलेगा अंडा तो अंडा। हाँ, एक आपने बोला सेल है, वो भी कुछ कुछ सही जवाब है। सही है, सेल है। एक्चुअल में एग इज अ सिंगल सेल। जो आपके हाथ में मुर्गी का अंडा होता है जिसको हम खाते हैं,
एक्चुअल में इट कंटेन्स सिंगल सेल तो नहीं होती, टेक्निकली वो सिंगल सेल नहीं होती। उसका कारण है, अभी आपको एक फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, तो जो फीमेल गैमीट है उसको ओवा बोलते हैं, ओवा, ठीक है, ओवम, ठीक है। और वो ओवरी से ओव्यूलेट होता है, ओवरी से निकलता है। यहाँ एक दिन और मैं समझा रहा था, आज फिर से बता देता हूं। जो अपनी बर्ड है ना, डोमेस्टिक फाउल जिसको चिकन बोलते हैं, मुर्गी, उसमें हर 26 घंटे में एक ओवा ओव्यूलेट होने की कैपेसिटी होती है। उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि एवरी 26 आवर्स he can ovulate a ova. The fowl, that is domestic fowl, that is chicken, जो मुर्गी है, उसमें कुदरत ने इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, उसकी हेल्थ कंडीशन सही रहे, उसकी एज प्रॉपर रहे, और उसकी ब्रीड का मतलब अंडे देने वाली नस्ल हो, तो वो हर 26 घंटे में एक अंडा पैदा कर सकती है, एक ओवा पैदा कर सकती है, ओवा, दैट इज फीमेल गैमीट। अब इसको समझेंगे कैसे, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। इसको ऐसे समझेंगे कि ह्यूमन फीमेल, जो ह्यूमन फीमेल है, दैट हैविंग ह्यूमन फीमेल हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वन ओवा ईच 28 डेज। ह्यूमन फीमेल हर 28 दिन में एक ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, अप टू हर मीनोपॉज, जब तक कि उसका मीनोपॉज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज, 14 to 15 एज, जब से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उससे 14-15 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक ह्यूमन फीमेल एवरी 28 डेज के इंटरवल पर एक ओवा प्रोड्यूस करती है। और प्रेगनेंसी का टाइम रहता है, उस समय कोई ओवा प्रोड्यूस नहीं होता है, जितने समय प्रेग्नेंट रहती है फीमेल, ह्यूमन फीमेल, इवन कोई भी फीमेल, चाहे वो कैटल हो, चाहे बफेलो हो, चाहे वो बिच हो, चाहे कैट हो, चाहे ह्यूमन फीमेल हो, जब तक कि प्रेग्नेंट रहेगी तब उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं। और फीटस को मेंटेन करने के लिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की जगह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन इज अपोजिट टू ईस्ट्रोजन, एंड उस समय कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक फीटस डेवलप हो रहा है। ये कुदरत ने ऐसा बनाया है। लेकिन बर्ड्स में फीटस तो होता नहीं है, बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता नहीं है, बॉडी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, अंडे के अंदर। तो सबसे पहले उसी बात पे आते हैं जो हम चर्चा कर रहे थे, कि जो ह्यूमन फीमेल है उसमें 28 डेज में एक ओवा प्रोड्यूस होता है, अप टू द एज ऑफ मीनोपॉज, साइकिल स्टार्ट, दैट इज 14 to 15 years to 55 years of age, एक्सेप्ट दी प्रेगनेंसी पीरियड, एवरी 28 डेज में। कैटल में एवरी 21 डेज में एक ओवा प्रोड्यूस होता है, गाय में और भैंस में हर 21 दिन में एक ओवा प्रोड्यूस होता है, और वो भी जब वो मैच्योर हो जाते हैं, करीब 3 साल 4 साल की उम्र से। और जब तक कि, और कैटल में कोई लास्ट डेट नहीं रहती, उनमें कोई मीनोपॉज कैपेसिटी कम हो जाती है। कैटल, बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, इन सब की फीमेल में। लेकिन बर्ड्स में हर 26 आवर्स, मतलब एक दिन से थोड़ा ज्यादा में एक ओवा प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ये उनमें ये जेनेटिकली होती है, बट एक्चुअल में देसी मुर्गी इतना एग प्रोडक्शन नहीं करती है ना। ये जो क्षमता बता रहा हूं 26 आवर्स में, वो हाईली सिलेक्टेड पॉपुलेशन, जो कि एग प्रोडक्शन के लिए हाईली सिलेक्ट की गई है, बहुत उच्च लेवल पर जिसमें सिलेक्शन किया है। और वो केवल व्हाइट लेगॉन एक ऐसी ब्रीड है, मैंने बताया था, वर्ल्ड में जिसमें ये वाली कैपेसिटी होती है, जो हर 26 आवर्स पे एक अंडा प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी अपनी जो इंडिजिनस नस्ल है, कड़कनाथ, असील, ये तो इनमें एग प्रोडक्शन में वही 26 घंटे लगेंगे, लेकिन हर 26 घंटे में एक ओवा नहीं बनेगा। इनमें एक ओवा बनेगा, फिर हो सकता है कि 2-4 दिन का गैप हो जाए, और ये भी हो सकता है कि लगातार 3-4 अंडे दें, फिर 3-4 दिन का गैप कर दें। ये भी हो सकता है कि लगातार 10 अंडे दिए, फिर 2-3 महीने का गैप कर दिया। तो इस तरीके से जो देसी बर्ड्स हैं हमारी इंडिजिनस ब्रीड से, उनमें
एक साल में करीब 40 से 50 अंडे कुल आते हैं, जो प्योर देसी जिसको बोलते हैं, जो गांव में पलते हैं बिल्कुल। और जो कमर्शियल लेयर्स हैं, जो अंडा बाजार में मिलता है व्हाइट कलर का, वो उसको प्रोड्यूस करने वाली मुर्गी को बोलते हैं कमर्शियल लेयर्स, है ना। और वो 95% के 98% वर्ल्ड में व्हाइट लेगॉर्न है पूरी दुनिया में। व्हाइट लेगॉर्न ब्रीड कौन सी क्लास की है? मेडिटेरियन क्लास की, इटली की ब्रीड है। और एग लेयर पूरी दुनिया में क्या करा, सब लोग इटली से वो व्हाइट लेगॉर्न को लेके आए, उसमें कोई क्रॉस नहीं किया, किसी ब्रीड से क्रॉस नहीं किया उसको, क्योंकि वो खुद ही सबसे अच्छी एग लेयर थी। अगर किसी से क्रॉस करते तो उससे लोअर ही थी सब एग लेयर। और भी ब्रीड है मेडिटेरियन क्लास की, जो ससेक्स है, मिनोर, लेकिन उनका एग प्रोडक्शन व्हाइट लेगॉर्न के मुकाबले कम है। अगर क्रॉस करते तो क्या होता, क्रॉस ब्रीडिंग कराते तो क्या होता, ये होता कि सपोज करो व्हाइट लेगॉर्न का 300 का मैक्सिमम पोटेंशियल है और एंडालुसियन का 270 का मैक्सिमम पोटेंशियल है। अगर क्रॉस कराते तो जो प्रोजनी आती वो दोनों के बीच में आती, तो कितना आ जाता? 285 आ जाता। तो फिर क्यों क्रॉस कराए? अपने पास जब 300 वाली ब्रीड अवेलेबल है तो 285 पे क्यों लौट के आए? तो क्या किया साइंटिस्टों ने? कुछ नहीं किया, केवल व्हाइट लेगॉर्न को लेके आए वहां से, प्योर ब्रीड को इटली से, और केवल उसमें सिलेक्शन किया। सिलेक्शन कैसे किया? उसके अंडे निकाले। मान लो 100 मुर्गियां लेके आए आप आपके फार्म में, आपने उनका अंडा प्रोडक्शन लिया और 40 वीक की उम्र तक अंडा प्रोडक्शन लेते रहे, या 52 वीक की उम्र तक लेते रहे, या 72 वीक की उम्र तक लेते रहे। मुर्गी 20 वीक की उम्र में अंडा देना शुरू करती है, 20 वीक की एज में अंडा देना शुरू करती है, और 72 वीक की एज तक अंडे अच्छी मात्रा में देती रहती है। इवन उसके बाद भी अंडे दे सकती है, लेकिन जो गुड एग प्रोडक्शन है, गुड का मतलब सप्ताह में 5-6 अंडे, वो 72 वीक की एज तक देती है। उसके बाद फिर उसका एग प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आप साइंटिस्टों ने क्या जनरली 40 वीक की एज पर आके देखा कि 100 मुर्गियों में से कितनी मुर्गी हैं, उन्होंने एक वो लगा दी, इसको बोलते हैं लिमिट लगा दी, सिलेक्शन लिमिट, कि भैया जो मुर्गी 250 अंडे से ऊपर दे रही है उसको सेलेक्ट कर लो, और जो मुर्गी 250 अंडे से कम दे रही है उसको रिजेक्ट कर दो। और सेलेक्ट और रिजेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर सेलेक्ट करके क्या उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवानी थी क्या? कोई बताएगा? सिलेक्शन का मतलब क्या है? मैंने एक दिन बताया था, अगर हम किसी एनिमल को, किसी बर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। नहीं तो सिलेक्शन का मतलब क्या है? वो तो सही है, ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, वो पर्पज हो गया। उसका मतलब क्या? सिलेक्शन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन? सर पहले जो मुर्गी अंडे दे रही है उनमें देखेंगे कि कौन मुर्गी सबसे ज्यादा अंडे ठीक दे है, रही है, फिर हम उसको सेलेक्ट कर तो लेंगे। सिलेक्शन का फिर मतलब हम क्या? उसके सेलेक्ट कर उस लिया तो फिर क्या करेंगे उसको? सर यूज करेंगे उसको काय में? सर एग प्रोडक्शन में। वो तो फिर अंडा दे के खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद भाई उसकी भी तो एक उम्र होती है, 1 साल 1.5 साल बस। जो सर सिलेक्टिव ब्रीड्स है उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। नहीं, क्रॉस तो यहाँ कराने नहीं है, मैंने बताया क्रॉस तो कराने नहीं है, दूसरी ब्रीड से क्रॉस नहीं कराना। तुम सही बोल रहे हो। व्हाइट सिलेक्टिव वाले लेगॉर्न है में, उनका, हाँ सेल्फ में। हाँ सेल्फ, उसी के जो व्हाइट लेगॉर्न में जो सेलेक्टिव वाले आए हैं उनके बच्चे निकालेंगे, यस। और जिनको रिजेक्ट कर दिया उनको फार्म से कल कर देंगे, उनको बेच देंगे। मतलब कुल मिला के जो लाइव स्टॉक में सिलेक्शन का मतलब ये है, समझ, इस बात को ध्यान से सुनना, चाहे वो डेयरी हो, चाहे गोट हो, चाहे पिग हो, चाहे हॉर्स हो, चाहे पोल्ट्री हो, अपने यहाँ सिलेक्शन करते हैं। 100 मीटर में दौड़ने के लिए सिलेक्शन हो गया, उसका मतलब क्या है? मतलब 5 लोग दौड़े और एक को सेलेक्ट किया, तो क्या किया? जिसको सेलेक्ट किया उसको अगली स्टेज के लिए सेलेक्ट किया ना। यस सर। तुम लोगों को सेलेक्ट किया यहाँ पे बीबीएससी के लिए, तो तुम्हारे साथ में जितने थे उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया ना, किया कि नहीं किया? तो उसका मतलब क्या है? उनको आगे बढ़ने का मौका इस डिग्री प्रोग्राम के लिए नहीं दिया, और तुम लोगों को दिया। और लाइव स्टॉक में सिलेक्शन का मतलब है टू गिव द चांस टू प्रोड्यूस देयर प्रोजनी। समझे? सिलेक्शन की यस। डेफिनेशन क्या है?
The birds, the animals, the livestock which have been selected means they have been given chance to produce their offsprings. ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चों को, प्रोजेनी को, जेनेटिक्स की भाषा में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। मतलब जिनको अगली जनरेशन प्रोड्यूस करने का मौका मिला है, मतलब दे आर सेलेक्टेड। और जिनको अगली जनरेशन प्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला, दे आर कल्ड, दे आर रिजेक्टेड। तो हम क्या करेंगे कि 100 मुर्गियों में से हमने पहले तो एक सिलेक्शन लिमिट लगा दी कि भाई जो मुर्गी 250 अंडे देगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोर्ट करिए 100 में से हो सकता है कि 40 मुर्गी 250 के ऊपर आए, हो सकता है कि 80 मुर्गी 250 के ऊपर आए। जितनी भी मुर्गी 250 के ऊपर आएंगी उनको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उन मुर्गी के बच्चे निकालेंगे, चिक्स निकालेंगे, ठीक है। और चिक्स कैसे निकालेंगे? फर्टाइल अंडे जो उनके साथ में जो मेल रहेंगे 100 मुर्गियों के साथ में, उनके मेल के साथ में मुर्गियों की मीटिंग कराते रहेंगे साथ साथ में ही, जब सिलेक्शन चल रहा है तब, जब अंडों की काउंटिंग चल रही है। और जो मुर्गी अच्छे अंडे दे रही हैं उनके जो फर्टाइल है होंगे उनको मशीन में डालेंगे और उसमें से वो बच्चे निकालेंगे। और जो बच्चे निकलेंगे फिर उनको बड़ा करेंगे और बड़े बच्चे उनको 20 वीक तक बड़ा करेंगे, उनके मुर्गे भी तैयार करेंगे, मुर्गियां भी तैयार करेंगे, जो बच्चे निकलेंगे उनको। और फिर उन मुर्गियों से फिर वापस अंडे निकालेंगे और फिर सिलेक्शन लिमिट लगाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में 250, 55, 260 की। पहली जनरेशन में कितनी सिलेक्शन लिमिट लगाई थी? 250 की। अब अपने पास सभी बच्चे ऐसे हैं जिनकी मां 250 अंडे देती थी। अब अपने जो बच्चे निकले उनको भी बड़ा किया और जब वो 20 वीक के हो गई, उनमें से जो मुर्गियां 20 वीक की हो जाएंगी तो वो अंडे देना शुरू करेंगी। मुर्गे 20 वीक के हो जाएंगे फिर उनकी मैटिंग शुरू करेंगे, है ना। पहले मैटिंग शुरू नहीं करते, 40 वीक तक रुकते हैं। 40 वीक का मतलब 20 वीक से लेके कितनी उम्र तक? 40 वीक की उम्र तक। मतलब टोटल कितने वीक का एग प्रोडक्शन देगा? 20 वीक का। और 20 वीक का एग प्रोडक्शन देखने के बाद देखेंगे भैया अब हमने सिलेक्शन लिमिट 5-10 अंडा बढ़ा देंगे। अब सिलेक्शन लिमिट थ्रेशोल्ड कितना लगा दिया, कट ऑफ। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलते हैं कि यार 100 मीटर के लिए 11 सेकंड में होना चाहिए। फिर हम संभाग लेवल पे जाते हैं तो उसको 11 सेकंड की जगह कर देते हैं 11.25 सेकंड। और फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं तो बोलते हैं कि अब 10.5 सेकंड में जो पास करेगा वही सिलेक्ट होगा, है ना। और फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं, बोले ओलंपिक जाना है तो 10 सेकंड में जो दौड़ पूरी कर लेगा वही सिलेक्ट होगा, नहीं तो बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम करते हैं, अंडे का सिलेक्शन लिमिट बढ़ाते जाते हैं। अगली जनरेशन में 260 किया, फिर 260 के ऊपर जितनी मुर्गियां आई उनको उन मुर्गियों का उसी जनरेशन के मेल के साथ मीटिंग करा के फिर जो अंडे निकालेंगे फर्टाइल एग, उनके बच्चे निकालेंगे, उन बच्चों को बड़ा करेंगे। उन बच्चों में से जब मुर्गी अंडे देने लगेगी तो फिर सिलेक्शन लिमिट बढ़ा देंगे, 270 अंडे कर देंगे। क्योंकि अपन क्या है कि अपन को एक लेवल तक जाना है, तो हर बार हम सिलेक्शन का जो है क्राइटेरिया हार्ड करते जाएंगे। और फिर उस 270 वाली जो मुर्गी आएंगी, 270 के जो नीचे आएंगी उनको कर्ल कर देंगे, 270 अंडे से ऊपर आएंगी जो उनको सेलेक्ट कर लेंगे। 270 अंडे मतलब एक साल में पूरे कितने 72 वीक के पीरियड में, और 40 वीक के पीरियड में करीब 120-130 आएगा। वो रिसर्च की बात है, उसमें नहीं जाना तुमको। कुल मिला के जो है कि हर जनरेशन में हम जो प्रोडक्शन क्राइटेरिया को बढ़ा के और सिलेक्शन करते जाते हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और जब कभी हम 2 या 2 से ज्यादा ब्रीड का क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो लेयर की जब हम कोई भी ब्रीड डेवलप करते हैं, साइंटिस्ट जितनी अभी चल रही हैं पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, सब प्राइवेट कंपनियों की अच्छी अच्छी ब्रीड है, इवन गवर्नमेंट की भी अच्छी अच्छी ब्रीड है। दे आर ऑल originated their ancestor, most of the breed are layer breeds ancestor is white leghorn। और जो ब्रॉयलर के जितने स्ट्रेन चल रहे हैं प्राइवेट कंपनियों के, चाहे BB 300 हो, चाहे बैंको हो, चाहे कोव हो, चाहे अवॉर्ड हो, चाहे H&N हो, मैं ये सब बताऊंगा आपको नाम प्राइवेट कंपनियों की कौन कौन से स्ट्रेन हैं। ये सबके जो है क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप है। ये 2 या 2 से ज्यादा ब्रीड के क्रॉस कराए। अब वो किसी दिन जब ब्रॉयलर पढ़ाऊंगा तो उसका भी समझाऊंगा कि कैसे होता है। आए लेयर का बात समझ लो, ठीक है ना। ये बात क्यों चली इतनी, मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो जो बीच में से ये प्रसंग निकल आते हैं। अभी अपन बात आज क्या पढ़ाना था, अपने को अंडा पढ़ना था, एग।
अब एग की बात कर रहे थे अपन, एग फॉर्मेशन पे पहुंचे कि एग कैसे बनता है, एग क्या होता है, तब ये बात अपन इतनी करते करते अब यहाँ ब्रीड तक पहुंच गए। अब वापस चलते हैं हम एग के ऊपर। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ये 2-4 बार तुमको मैं पूरी पढ़ाई में बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेयर ब्रीड कैसे डेवलप होती है, ब्रायलर ब्रीड कैसे डेवलप होती है, ठीक है ना। यस सर। तो अब अंडे पे वापस लौट के आते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो मैं बता रहा था कि जो मुर्गी हर 26 घंटे में एक अंडा देने की क्षमता होती है, जो बेहतरीन लेयर होती है उसमें, जो टॉप क्लास लेयर, जो BB300, अभी इंडिया की सबसे अच्छी एग लेयर स्ट्रेन है, उसका नाम है B4 बॉल और V4 विक्ट्री, BV300। ये वेंकटेश्वरा हैचरी ने डेवलप की है, जो इंडिया की नंबर 1 पोल्ट्री कंपनी है। वेंकटेश्वरा हैचरी, शॉर्ट में उसको बोलते हैं वेंकीज। गूगल पे डालोगे सब आ जाएगा उसके डिटेल में। सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की पोल्ट्री की। और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था, मैंने ये बताया था पहली क्लास में जब इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री पढ़ा रहा था तब। उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था BV राव, हैदराबाद के थे। 1960 में उनको इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री का फादर बोला जाता है, का फाउंडर, इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री का फादर डॉक्टर BV राव। और BV राव विदेश से लेके आए थे सब नस्लें, और उन्होंने फिर सब ब्रॉयलर के लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराई और इसके लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। वो वैक्सीन भी पहले विदेशों से लेके आए, फिर उन्होंने खुद अपने यहाँ वैक्सीन बनाई, दवाइयां बनाई, दाना बनाया। इस तरीके से उन्होंने सब पूरी इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो मेजर फाउंडेशन है वो BV राव से हुआ 1960 के दशक में। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस समय गवर्नमेंट ने भी पूरा सपोर्ट किया पोल्ट्री इंडस्ट्री को। तो इस तरीके से इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री फिर आगे बढ़ी, और आज भी कोई कंपनी नंबर 1 है। और आज की तारीख में उसकी जो चेयरमैन है वो एक लेडीज है, उनका नाम है अनुराधा जे देसाई। उनकी बेटी है वो, उनका बेटा तो नक्कारा है, पैसा उड़ाता है केवल BV राव का। उसने ब्रिटेन में एक फुटबॉल की क्लब खरीद लिया, पता नहीं कौन सा, ऐसे ही करके वो पूरा पैसा उनका उड़ाता रहता है। और उनकी बेटी है जो कंपनी चलाती है, अनुराधा जे देसाई, है ना। तो कुल मिला के सबसे अच्छी जो इंडिया की एग लेयर है अभी वो है BV300। और सबसे अच्छी इंडिया की जो ब्राइलर है वो भी बैंकी का ही है, वो उसका नाम है बैंको 400। बैंको 400, बैंको 400, VNCO डबल में डालोगे आ जाएगा, बैंको 400। ये सबसे अच्छा एग ले वो ब्राइलर है इंडिया का, ब्राइलर स्ट्रेन। और लेयर स्ट्रेन है BV300। वापस लौट के आते हैं कि एक एग प्रोड्यूस करने की क्षमता जो है, जो BV300 में हर 26 घंटे में एक अंडा बनता है। तो इस तरीके से अगर मैं 365 दिन का बताऊं कि एक साल में कितने अंडे एक मुर्गी देगी, क्योंकि मैंने बताया कि 20 वीक में अंडा देना शुरू करती है एक मुर्गी, और 72 वीक तक गुड एग प्रोडक्शन होता है अच्छी मात्रा में। जो अच्छी एग लेयर है जो BV300 है, वो 72 वीक की, 70, 72, 75 वीक की उम्र तक बढ़िया अंडा प्रोडक्शन करती है। आप जोड़ो 20 और 72 का डिफरेंस कितना हो गया, 52 वीक। और 52 वीक एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो जनरली द एग लेइंग पीरियड इज कंसीडर्ड एज 1 ईयर, इज कंसीडर्ड एज 1 ईयर। इसलिए जब भी मैं अभी 270, 250, 260 बोल रहा था ना, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये है कि 250 अंडे एक साल में, 52 वीक्स के पीरियड में। जब भी कोई बोलता है अरे वो मुर्गी 300 अंडे देती है, 300 अंडे देती है, तो पीरियड क्या होगा उसके लिए, एक साल, 52 वीक्स, है ना। आइडियल एग लेइंग पीरियड है 52 वीक्स। 20 वीक में अंडे देना शुरू करेगी, 72 वीक तक गुड एग प्रोडक्शन होता है। तो डिफरेंस हुआ 52 वीक और एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो एनुअल एग प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो, मैं बता रहा हूं 26 घंटे में एक अंडा बनता है, तो 365 दिन में मैक्सिमम कितने अंडे बन सकते हैं, 335। कितने, एक दिन में 2 घंटे ऊपर जा रहे हैं ना, तो 365 दिन में 365 तो अंडे नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 घंटा ऊपर लग रहा है। कितने अंडे प्रोड्यूस हो सकते हैं मैक्सिमम, 335। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में
कई साइंटिस्ट 335 अंडे प्रोड्यूस कर चुकी हैं बर्ड से, लेयर से, लेकिन प्रोडक्शन है, क्योंकि ये तो बहुत आइडियल कंडीशन हो गई कि हर 26 घंटे में एक अंडा मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो एक प्रोडक्शन कम हो जाता है, 72 वीक पे जाके हर 26 घंटे में नहीं मिलता। मतलब ऐसा होता है कि 26 घंटे में तो बनता है, लेकिन वो सप्ताह में जो 6 अंडे मिलते हैं शुरू में, वो घट के 5 तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही 4 होते हैं तो जो पोल्ट्री फार्मर है उस मुर्गी को बेच देते हैं। ये एक बिजनेस वो है, क्या बोलते हैं इसको, क्राइटेरिया है कि जैसे ही एग प्रोडक्शन 65-70% से कम आता है, वैसे ही पूरे फ्लॉक को कल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। जैसे ही, क्योंकि जनरली 70 वीक की उम्र होती है, 72 वीक की उम्र होती है, तो मुर्गी का जो एग प्रोडक्शन है वो 65-70% हो जाता है। ये क्या होता है 65-70%? एक दिन बताया था मैंने, बताओ कोई बताएगा? मैं बोल रहा हूँ 65-70% एग प्रोडक्शन हो जाता है, इसका क्या मतलब है? एनीबडी ऑफ यू? अरे गलत बताओ, बताओ तो सही, कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे। मेरी आवाज आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। बताओ 65-70% का मतलब क्या है? अरे सिंपल सी बात है यार, 100 मुर्गी अगर मेरे फार्म में है और मुझे अगर 70 अंडे रोज मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो मुर्गी का एग प्रोडक्शन 70% है। सिंपल सी बात, समझे? और अगर 100 मुर्गी और 100 अंडे रोज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100% एग प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? यस सर। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ही एग प्रोडक्शन 70% तक आ जाता है, क्योंकि शुरू में जब मुर्गी अंडा देना शुरू करती है तो एग प्रोडक्शन जब 20 वीक की एज में देना शुरू करती है ना, तो केवल 10-20% एग प्रोडक्शन रहता है। फिर हर दिन बढ़ता है, हर दिन। आज तुम्हें मान लो 1000 में से 200 अंडे मिले, मुर्गी के 100 अंडे मिले, 50 अंडे मिले, अगले दिन 70-80 मिलेंगे, उसके अगले दिन, ऐसे करके 2-3 वीक में, मतलब 20 वीक में देना शुरू करेगी, और 23-24 वीक में एग प्रोडक्शन बढ़ के 50-60% हो जाता है। मतलब अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो 50-60 अंडे आने लगेंगे, और जाके एग प्रोडक्शन 90%, 95% हो जाता है कमर्शियल लेयर्स में, जिनको हम वाइट लेगन जो BB 300 बोल रहे हैं ना। जैसे ही वो 27-28 वीक की होगी ना, तो आपको 100 मुर्गियों से 92, 95, 96 अंडे मिलने लगेंगे, और 95% मैक्सिमम एग प्रोडक्शन है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वहां पे प्रभु 26 घंटे वाली वो लग जाएगी लिमिट, क्योंकि एक मुर्गी जनरली, एक और चीज में एक और टर्म आती है, बहुत आती है लेयर में, क्लच। कोई बताएगा क्लच क्या होता है? क्लच, मोटरसाइकिल की क्लच की बात नहीं कर रहा, क्लच की डेफिनेशन बता देता हूं। नंबर नंबर ऑफ एग्स लेड इन कंसिक्यूटिव डेज। क्लच क्या है? नंबर ऑफ एग्स लेड ड्यूरिंग कंसिक्यूटिव डेज। किसी मुर्गी का या किसी फ्लॉक का क्लच किसको बोलेंगे? किसी मुर्गी का क्लच क्या है? क्लच क्लच एक पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड है, डेज में उसकी काउंटिंग होती है। क्लच साइज होता है, और जिस मुर्गी का क्लच साइज जितना ज्यादा होगा वो उतनी अच्छी लेयर होगी। मतलब वो कंटिन्यूअस बिना गैप किए कितने अंडे दे रही है, मतलब हर दिन एक अंडा आ रहा है, और जो आइडियल क्लच साइज है वो 10-12 होता है। मतलब जो अच्छी मुर्गी रहेगी वो 10-12 दिन तक लगातार अंडे देगी, और फिर एक दिन का गैप कर देगी। समझे क्यों गैप करेगी? मैंने बताया था कि एक अंडे को बनने में 24 घंटे लगते हैं, 26 घंटे लगते हैं, तो एक दिन का गैप तो होना ही है 10-12 अंडों के बाद। क्यों? क्योंकि 26 घंटे लग रहे हैं तो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना। समझ में आई बात? लेकिन जनरली 10-12 क्लच साइज वाली बहुत कम मुर्गियां होती हैं। जो फ्लॉक में एवरेज जो क्लच साइज रहता है वो 6 रहता है। कितना रहता है? 6। इसीलिए जब कोई आपसे पूछेगा कि एक मुर्गी एक सप्ताह में कितने अंडे देती है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए, साहब 6 अंडे देती। एक सप्ताह में कितने अंडे देती है? 6 अंडे देती है, और एक दिन का गैप हो जाता है। फिर 6 अंडे देती है, फिर एक दिन का गैप हो जाता है।
तो क्लच साइज यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। और जो मैंने आइडिया क्लच साइज बताया था, जो बिल्कुल बेहतरीन एग लेयर होगी, अगर आप इंडिविजुअल उसकी वो करेंगे, एक मुर्गी की अगर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो जो गुड लेयर होगी वो 10 से 12, इवन 13, 14 तक भी क्लच साइज होता है। मतलब लगातार एक सलन 12-13 अंडे दी, फिर उसके बाद एक दिन का गैप कर दी। अच्छा, और जो गैप होता है उसको बोलते हैं पॉज। मोबाइल में कर देते हैं ना अपन, पॉज कर देते हो ना, वीडियो देख रहे हो तो बीच में पॉज कर देते हो ना, यस सर। करते हो कि नहीं करते? करते हैं ना, प्ले और पॉज। Yes, sir. सर हेलो, Yes, sir. हाँ, यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो जो 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 जिस पीरियड में एग नहीं मिलते उस पीरियड को क्या बोलते हैं, पॉज। और जितने पीरियड कंटिन्यूअस हर दिन कंज्यूकेटिव डेज में एग मिलता है उसको बोलते हैं क्लच या क्लच पीरियड। और जितना ज्यादा क्लच होगा या जितना ज्यादा क्लच पीरियड होगा, या क्लच साइज बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं क्लच साइज, जितना ज्यादा क्लच साइज होगा उतनी अच्छी लेयर होगी, क्योंकि वो उतने कम पॉज कर रही है, मतलब उतना ही उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्लच साइज केवल बहुत कम है, उसमें क्लच साइज ये है कि 10 है, लेकिन उसका पॉज होता है 3 महीने का। 10 एक साथ 10 अंडे देगी, लेकिन पॉज कितना लेगी, 3 महीने का। मतलब एक बार 10 अंडे दिए और 3 महीने तक कुछ नहीं देगी, फिर उसके बाद वापस 10-12 अंडे देगी। ऐसा कैसे होगा, कोई बताएगा? 10-12 अंडे देती है, कुदरत ने ही उनको ऐसा बनाया था, जिसको अपन वाइल्ड बर्ड बोलते हैं, जो देसी मुर्गी होती है। और फिर उसके बाद क्या होगी, 10-12 अंडे जैसे हुए तो मुर्गी उन पर बैठना शुरू कर देगी, उनको सेना शुरू कर देगी अंडों को, जिसको बोलते हैं सेना। ब्रूडिंग, टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं उनको, नेचुरल ब्रूडिंग। 2 तरह की ब्रूडिंग होती है, एक नेचुरल जिसपे मुर्गी अंडों पे बैठती है, जो कुदरती है, जो नेचुरल है ना, वाइल्ड वाइल्ड बेबियर, ठीक है। और एक दूसरा होता है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, जो हम इंक्यूबेटर मशीन के अंदर करते हैं, यहाँ पर अंडों को मशीन में डाल के वो कंडीशन देते हैं, जो मुर्गी उनके ऊपर बैठ के जो कंडीशन देती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, बाकी वही कंडीशन हम मुर्गों को, वो अंडों को मशीन में डाल के देते हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले अपन नेचुरल ब्रूडिंग की बात करते हैं। तो मुर्गी जो है अंडों पर बैठती है, और जो चिकन है, डोमेस्टिक फाउल है, वो 21 दिन तक मुर्गी उनके ऊपर बैठेगी। बैठने का कोई आनंद तो ले रही है, बैठती क्यों है, उसका मतलब क्या, कोई बताएगा? क्या मतलब है अंडों पर बैठना है? बच्चे निकलने सेने के लिए। कोई बताओ हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुटेबल जोर से बोलो। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, क्या करती है? सुटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। सूटेबल एटमोस्फियर, सही है। उसका क्या है, उसको डिफाइन करो, सूटेबल एटमोस्फियर का मतलब क्या है? सर टेम्परेचर, सर ह्यूमिडिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमिडिटी तो कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो एनवायरनमेंट की रहती है वो सही रहती है। इंक्यूबेटर के अंदर हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अपन एक बंद डब्बे में वो कर रहे हैं इंक्यूबेशन, पूरे बंद उसमें। लेकिन टेम्परेचर मेन है। क्या चीज मेन है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे देती है मुर्गी? देखो क्या होता है, जो एग प्रोडक्शन है वो सेक्स हार्मोन या जिनको रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बोलते हैं उनके इन्फ्लुएंस में होता है। तो उसमें कौन कौन से हैं? एफएसएच और एलएच, है ना। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है एफएसएच, ठीक है। और एलएच क्या करता है? जब फॉलिकल पूरी डेवलप हो जाती है, ओवेरियन फॉलिकल, एक ओवरी में मुर्गी में करीब 2000 ओवेरियन फॉलिकल फाइनली डेवलप होती है, ये आगे पढ़ाएंगे। तो जब फॉलिकल पूरी डेवलप हो जाती है तो एलएच का काम है ओव्यूलेशन कराना। ओवरी से ओवम को रिलीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एलएच। एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हार्मोन। हाँ, और एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो ओवरी में जब जैसे ही प्यूबर्टी आती है, चाहे वो कैटल में आए, चाहे वो ह्यूमन में आए, चाहे वो मुर्गी में आए, तो चाहे वो ह्यूमन फीमेल में आए, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मतलब वयस्कता, है ना। तो सबकी एज अलग अलग होती है। ह्यूमन फीमेल की प्यूबर्टी एज होती है 14-15 साल, और गाय की होती है 3-4 साल, और मुर्गी की होती है 18 वीक्स, 18 सप्ताह। सबकी अलग अलग प्यूबर्टी एज होती है। तो वैसे ही एफएसएच का सीक्रेशन एकदम बढ़ जाता है, और एफएसएच का सीक्रेशन बढ़ता है तो फॉलिकल डेवलपमेंट बढ़ जाता है। ओवरी में जो फॉलिकल्स है, ओवेरियन फॉलिकल्स, उनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और उनका साइज बढ़ने लगता है। और मुर्गी में तो उनके ओवेरियन फॉलिकल के अंदर डिपॉजिट होता है योग, येलो,
येलो पोर्शन ऑफ द एग दैट इज योग, वो डिपोजिशन शुरू हो जाता है। वो मैं पूरा एग प्रोडक्शन बताऊंगा तो बताऊंगा कि योग जो है अंडे का जो योग पोर्शन है वो ओवरी के अंदर डेवलप नहीं होता, ओवरी और ओविडक्ट के अंदर नहीं बनता, वो लिवर के अंदर बनता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होके ओवरी में आ जाता है। और जो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल है, जो ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रही है उसमें वो आके डिपोजिट हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ओवेरियन फॉलिकल, जैसे ही उसका साइज आ जाता है ओवेरियन फॉलिकल का जितना होना चाहिए, वैसे ही एलएच के इन्फ्लुएंस में वो ओव्यूलेट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, वहां से ओवम निकलता है। और ओवम इज अ सिंगल सेल दैट इज फीमेल गैमीट, क्या है? और वो ओवम जो है माइक्रोस्कोपिक होता है, आंखों से कोई भी किसी भी स्पीसीज का दुनिया में जो फीमेल गैमीट है, इवन मेल गैमीट है, उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि उसका साइज माइक्रोस्कोप। छोटा होता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो देखो ओवम चाहे मुर्गी का हो, चाहे ह्यूमन फीमेल का हो, चाहे गाय का हो, सबका ओवम माइक्रोस्कोपिक होता है, लगभग सिमिलर साइज होता है, राउंड शेप होता है। लेकिन अगर मेल से मीटिंग हो रही है, चाहे बर्ड में हो रही है, चाहे ह्यूमन में हो रही है, चाहे कैटल में हो रही है, होगी तो मेल क्या डिपॉजिट करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? सीमेन। और सीमेन में क्या रहता है? स्पर्म्स। स्पर्म्स का मतलब स्पर्मेटोजोआ, मेल गैमीट। और मेल गैमीट अगर प्रॉपर कंडीशन रही तो चाहे बर्ड हो, चाहे ह्यूमन फीमेल हो, चाहे कैटल हो, मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा? फीमेल गैमीट से। तो क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन रही, आइदर बर्ड, कैटल और ह्यूमन फीमेल, तो क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद अगर टाइम पीरियड पूरा हुआ तो फिर क्या मिलेगा आपको? एक न्यू बॉर्न। बर्ड में उसको चिक बोलते हैं, भी बोलते हैं, और कैटल में उसको काफ बोलते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अब जो बर्ड में डिफरेंस है, बर्ड और जो ह्यूमन है, कैटल है, ये किस क्लास में आते हैं? मैमेलिया में। ठीक है, इनमें जो फीटस का डेवलपमेंट कैसा होता है? इंट्रा यूटेराइन होता है, यूटेरस के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर। लेकिन बर्ड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, बर्ड में डेवलपमेंट नहीं होता। तो अगर सबसे पहले हम समझें कैटल और ह्यूमन फीमेल को, जब मेटिंग होती है तो सीमेन डिपॉजिट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। वो स्पर्म ऊपर क्रॉल करके जाते हैं, मतलब पैदल चल के जाते हैं, जिसको बोलते हैं दौड़ के जाते हैं फीमेल ट्रैक्ट में। और जिस स्पर्म में ताकत होती है, जो सूटेबल होता है, वो जाके फ्यूज करता है फीमेल गैमीट से, और फिर एम्ब्रियो जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस। यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है, और फिर प्लेसेंटा के थ्रू उसको यूटेरस, वो जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो अपना एक्सक्रीशन करता है, और अंदर एक बढ़िया बेबी डेवलप होता है और काफ डेवलप होता है। प्रोसेस नहीं है। बर्ड में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बर्ड की बॉडी के अंदर ही होगी। सिस्टम ऐसा बनाया कि बॉडी के अंदर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा बॉडी के बाहर होना था। और आप समझते हैं कि एम्ब्रियो कितना फ्रेजाइल होता है। आप देखा होगा ना आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह में देखा होगा ना, छोटी छोटी सेल बनती हैं। कौन कौन सी स्टेज होती है? जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद क्या होता है? 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? मरूला। मरूला के बाद बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद बनती है फीटल मेम्ब्रेन्स, एमनियन और कोरियन, एलेंटॉइस, योग सैक। और फिर वो और फिर उसमें मीजोडर्म, एंडोडर्म, वो सब होती हैं, फिर उनसे डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। समझ गए ना? ये प्रोसेस होती है ना। तो बर्ड में भी ऐसी ही प्रक्रिया है, प्रक्रिया यही है, लेकिन प्लेस डिफरेंट है। ये सब काम होना है बॉडी के बाहर होना है। और अगर आप समझो कि जाइगोट अगर ऐसा ही बर्ड सीक्रेट कर देती, बॉडी से निकाल देती, तो कितने सेकंड जिंदा रहता जाइगोट? हार्डली 1 सेकंड, 2 सेकंड। उसके बाद वो जाइगोट मर जाता। और मर जाता तो बर्ड की पॉपुलेशन कैसे बढ़ती? स्पीसीज होती नहीं। तो कुदरत ने क्या किया?
जो भगवान है ना सबसे बड़ा इंजीनियर है। अभी कोरोना ना, ये साला जो है अपन ने जो अति मचाई है ना कुदरत से, वो जवाब दे रही है कुदरत अब हमको। ये वो बता रही है कुदरत कि सबसे ताकतवर मैं हूं। तुम कितने ही ताकतवर बने रहो इंसानों, जिस दिन मर्जी आएगी ना उस दिन सबको खत्म कर दूंगी। ये कुदरत बोल रही है, नेचर, प्रकृति। हमने उसके साथ अत्याचार किया है। वो इसी को बोलते हैं प्रलय बेटा, और कुछ नहीं होती प्रलय। इसी को बोलते हैं नेचर जो है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस। जो अगर हम जहां भी गड़बड़ शुरू करेंगे, नेचर सब कुछ बैलेंस कर देगी। उसको पता है मुझे कैसे बैलेंस करना है, समझे। और इसी को बोलते हैं ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, सब यही है जो अभी कोविड दिखा रहा है ना। तो अब बात करते हैं अपन, वापस अंडे पे आते हैं। तो अगर वो जाइगोट ऐसा ही बॉडी के बाहर आ जाता तो विद इन 1 और 2 सेकंड तुरंत मर जाता, क्योंकि 10-15 सेल का समझते हो, आंख से तो दिखती नहीं, कहीं भी खत्म हो जाती। तो कुदरत ने किया उस जाइगोट को, उस ओवम को बचाने के लिए उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। क्या बना दी? क्या बना दी? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर। और वो प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले तो होती है योक, ओवम के जस्ट, इवन जो ओवम रहता है योग के एक एंड पे रहता है, वहां पे एक जर्मिनल डिस्क करके स्पॉट होता है, उसमें ओवम लॉज रहता है, वहां पे ओवम रहता है। तो उसके ऊपर क्या बनाया? योग बनाया, मोटी लेयर। उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर बनाई, दैट इज एल्ब्यूमिन, जिसको हम एग वाइट बोलते हैं। और उसके ऊपर एक और पतली मेम्ब्रेन बनाई, झिल्लियां 2, जिनको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कभी अंडा बॉईल करोगे और छीलोगे तो जो पुराना अंडा होगा उसमें देखना कि सेल से एक पतली सी पॉलीथीन टाइप की मेम्ब्रेन चिपकी रहती है। वो एक ही दिखती है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो 2 होती हैं, इनर और आउटर सेल मेम्ब्रेन। तीसरी चीज, और चौथा सबसे ऊपर हार्ड बिल्कुल कवच बना दिया, इसीलिए उसको क्या बोला गया? सेल बोला गया। क्या बोला गया? अंडे का कवच। जिससे कि सर्दी, धूप और सामान्यतः उस जो एम्ब्रियो है, जो अंदर जाइगोट है, उसका नुकसान नहीं हो। तो 2 काम है इनके। एक तो टू गिव द प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सिंस द बर्ड्स एम्ब्रियो हैज टू बी डेवलप्ड आउटसाइड द बॉडी। तो एक तो प्रोटेक्शन दिया। अब दूसरी चीज क्या है? ह्यूमन फीटस, या फीटस बोलते हैं बच्चे को, अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ह्यूमन में, उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं, फीटस। कैटल में उसको, कैटल में भी फीटस बोलते हैं, मेमल्स में फीटस बोलते हैं। तो कैटल में, ह्यूमन में, अब वो 2 सेल से 4 सेल होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 32 होंगी, बढ़ेंगी ना, मल्टीपल होगा ना, माइटोसिस होगी ना। तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए, उसके लिए प्रोटीन तो चाहिए। तो ह्यूमन में, कैटल में, इवन सभी मेमल्स में कौन देता है वो न्यूट्रिशन? कौन देता है? मदर देती है। किसके थ्रू देती है? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू देती है? प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन बर्ड्स में तो अंडा कहां गया? बॉडी के बाहर आ गया। और जो बॉडी के बाहर अंडा आया है उसी के अंदर जाइगोट रहता है। मतलब जब एग फॉर्मेशन शुरू नहीं होता, योग का डिपोजिशन, योग तो क्या ओवम के साथ में आता है और बिल्कुल उसकी टिप पर ही, वहीं पर आके स्पर्म आके उससे मैटिंग हुई है, तो वहीं पे आके ओवम से स्पर्म फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में फिर ओवरी के बाद में अगला पोर्शन होता है, मैं बताऊंगा, ओविडक्ट। बर्ड में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के 2 पोर्शन होते हैं, ओवरी एंड ओविडक्ट। ओवरी से ओवा प्लस योग निकलता है, और अगर स्पर्म मौजूद है तो वो ओवा फ्यूज होता है, तो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। और फिर वो ओवा को कौन पकड़ लेता है? एंगल्फ ऑफ ओवा। आप अभी एक वीडियो चला के देख लेना, इसके बाद में होगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा, अभी ग्रुप में डाल दूंगा, पूरी एक फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। गूगल में बहुत, यूट्यूब में बहुत वीडियो है एक फॉर्मेशन के। तो वो जो ओवा प्लस योग को कौन पकड़ लेता है? ओविडक्ट। ओविडक्ट एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा, 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर लंबी होती है ओविडक्ट। और ओविडक्ट के 5 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को स्थमस बोलते हैं, इनफंडिबुलम। वो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद में, नहीं सॉरी, ओविडक्ट की टोटल लेंथ होती है 67 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर। ये सब पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग फॉर्मेशन में से, बहुत क्वेश्चन आते हैं।
मल्टीपल आते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप तो आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी। एग फॉर्मेशन, एग, है ना। तो अभी केवल मोटा मोटा बता रहा हूँ। 5 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है इनफंडिबुलम, फनल शेप होता है। दूसरा पोर्शन होता है मैग्नम, वो 33 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट इज मैग्नम। तीसरा पोर्शन होता है, बोलते हैं उसको इस्थमस, वो 10 सेंटीमीटर का होता है। चौथा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वेजाइना, वो भी 10 सेंटीमीटर का होता है। और नहीं, चौथा होता है यूटेरस। यूटेरस, यहाँ पे यूटेरस एक पार्ट ऑफ, वो वैसा यूटेरस टाइप का होता है, पाउच टाइप का होता है, पाउच, एक थैली टाइप का होता है यहाँ पे यूटेरस। और यहाँ पे यूटेरस का काम दूसरा है, उसको यूटेरस का एक दूसरा नाम भी है सेल ग्लैंड, सेल ग्लैंड या यूटेरस। और पांचवा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वेजाइना, और वो भी एक ट्यूब टाइप की होती है, वो भी 10 सेंटीमीटर की होती है। तो ओविडक्ट के 5 पोर्शन में से 4 पोर्शन की लेंथ करीब 10 सेंटीमीटर होती है, और 9 से 10 सेंटीमीटर होती है। 5वें पोर्शन दैट इज मैग्नम, वो लॉन्गेस्ट होता है, उसकी लेंथ करीब 33 सेंटीमीटर होती है। इस तरीके से करीब 77 या 66 से लेके 75 सेंटीमीटर की कुल ओविडक्ट होती है। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के जो ओवरी से ओवम प्लस योग निकला, उसमें जो उसको किसने पकड़ लिया, ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं क्रमानुकंचन, किसमें, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट में, दैट इज इनफंडिबुलम। और जैसे ही ओवम आएगा उसको ये उसके इसके अंदर गिर जाएगा, ओविडक्ट के अंदर, ओवम प्लस योग। और अगर और स्पर्म डिपोजिशन कहाँ पे होता है, लास्ट पोर्शन में ओविडक्ट के में, और वो स्पर्म ऊपर चल के आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट पोर्शन में, दैट इज इनफंडिबुलम। और स्पर्म आ गया तो वहीं पर उसका स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। फिर वो जो फर्टिलाइज्ड ओवा प्लस योग अगले पोर्शन मैग्नम में जाता है। मैग्नम में उसके ऊपर एल्बुमिन की लेयर चढ़ जाती है, एल्बुमिन की लेयर, जिस तरीके से वो होती है ना आइसक्रीम पे लेयर चढ़ती है, ऐसे ऐसे घूम घूम के लेयर बनती जाती है। उसके बाद में फिर इस्थमस में सेल मेम्ब्रेन बनती है, यूटेरस में सेल बनता है, हार्ड पोर्शन, इसीलिए उसको सेल ग्लैंड भी बोलते हैं। यूटेरस में क्या बनता है, सेल बनता है, इसीलिए यूटेरस का दूसरा नाम क्या है, सेल ग्लैंड। वहां से सेल सीक्रेट होता है। सेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, हार्डेस्ट पोर्शन। उसके बाद वेजाइना में कुछ नहीं बनता, 10-15 मिनट अंडा वहां रुकता है, और फिर वेजाइना से बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं ओवी पोजीशन। उस देखो, ओवरी से जो अंडा निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, और बर्ड की बॉडी से जो अंडा बाहर निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एग लेइंग या ओवी पोजीशन। एग लेइंग या ओवी पोजीशन, दोनों चीजें अलग अलग है। ओव्यूलेशन, ओवरी से अंडे को निकलना, ओवम का निकलना ओव्यूलेशन, और बॉडी से एग का निकलना ओवी पोजीशन। अब वहीं आ रहा हूं जहां से शुरू किया था। आपने अभी एग का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा इसमें, पीएमटी में। बहुत सारे होते हैं एग के टाइप, कई तरह से दिया, टीलोलेसिथल, और कई सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे इसके वो होते हैं एग के, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, टीलोलेसिथल होते हैं ना, पढ़ा होगा ना अभी। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के अंडे, पीएमटी में बहुत क्वेश्चन आते थे इसके, है ना। प्राइमेट्स में ऐसा होता है, तो इसमें ऐसा होता है, तो उसमें वैसा होता है, एम्फीबिया में कुछ अलग होता है, रेप्टिलिया में एग। तो जो बर्ड का एग होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है, और जो मैमल्स का एग होता है वो होता है। बर्ड का एग कैसा होता है, ओवम कैसा होता है, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब उसके नंगी आंखों से, मतलब बिना किसी की हेल्प के देखा जा सकता है बर्ड के एग को। दिखता है कि नहीं दिखता अंडा, लेकिन ह्यूमन फीमेल का अंडा, एग, और गाय का एग आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, उसका साइज बहुत छोटा है। और बर्ड के अंडे का साइज एक्चुअल में ओवम का साइज उतना ही है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और दूसरा न्यूट्रिशन देने के लिए, बात वहां छूट गई थी। ह्यूमन में और कैटल में न्यूट्रिशन कौन से मिल जाता है, मदर से मिल जाता है थ्रू प्लेसेंटा, लेकिन चिक को, बर्ड के बच्चे को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, वो तो बॉडी के बाहर आ गया, फिर के उसको कैसे मिलेगा न्यूट्रिशन। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, योक और एल्बुमिन, दे एक्ट टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अंडा हैच होता है, बच्चा निकलता है, तो केवल सेल बचता है, अंदर का एल्बुमिन और योक पूरा
कहां पे यूटिलाइज हो गया? बच्चे को बनाने में। समझ गए? अगर 21 दिन बाद आप देखोगे बच्चा निकलता है तो केवल ऊपर का सेल मिलता है, अंदर का योक और एल्ब्यूमिन कहां चला गया? उसी से तो पूरा बच्चा बना है। जो अंदर का योक और एल्ब्यूमिन था उसी से तो पूरा बच्चा डेवलप हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में अंडे से ज्यादा न्यूट्रिशियस कोई भी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? दूध मूध सब अंडे के पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक अंडे को एक जिंदगी बनाने के लिए, मतलब चिक, आप समझोगे अंडे में हमने बाहर से कुछ नहीं दिया, केवल उसको सूटेबल कंडीशंस दी, टेम्परेचर दिया, ह्यूमिडिटी दी, टर्निंग दी, और उस अंडे से एक पूरा का पूरा लाइफ डेवलप हो गई। मतलब जिंदगी को बनाने वाली हर चीज किसमें मौजूद रहती है? किसमें मौजूद रहती है? अंडे में। अंडे में मौजूद रहती है। एक पूरी बॉडी को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, आंख, कान, नाक, हार्ट, लिवर, किडनी, बोन, ब्लड, मसल्स, बाल, फीदर, जो कुछ भी बनना है उसको बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, साला गॉड पार्टिकल भी चाहिए, आत्मा भी अगर कुछ है तो वो अंडे के अंदर मौजूद रहती है। तो ऐसी चीज को अगर आप खाओगे तो आप बिल्कुल कंप्लीट डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे? जो 100% बैलेंस डाइट है अंडा इटसेल्फ। और दूसरा, नो एडल्ट्रेशन, वेरी चीप, सस्ता है, इजिली कुकेबल, आराम से बन जाता है। तो अंडे से अच्छी कोई चीज नहीं है, अंडा जरूर खाना चाहिए। अब वापस लौट के आते हैं, जो बर्ड का एग है वो मैक्रोस्कोपिक है, आप आंख से देख सकते हो। ह्यूमन फीमेल का एग है, कैटल का एग है, माइक्रोस्कोपिक है। ह्यूमन फीमेल में हर 28 दिन में ओव्यूलेशन होता है, पता ही नहीं पड़ता कब अंडा आया, ओव्यूलेशन हुआ, और वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से यूरिन के थ्रू बाहर। एक और चीज समझा दूं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, वो ओव्यूलेशन नहीं है। ओव्यूलेशन उसके कम से कम 10-12 दिन पहले हो चुका होता है। पता है आपको? कोई बताएगा इसके बारे में? 15 दिन हो जाता है। क्या? 14 दिन हो जाता है सर। ओव्यूलेशन के बाद में बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। पता है कि नहीं पता? सर। सर। और कॉर्पस अगर उस समय अगर ओव्यूलेशन के बाद मैटिंग हो जाए और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, स्पर्म्स आ जाए बॉडी के अंदर फीमेल की, तो मैटिंग हो जाती है, तो फिर बन जाता है जाइगोट, और वो जाके यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम पूरे 9 महीने बना रहेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दी प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। और जब तक प्रोजेस्टेरोन निकलेगा तब तक ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा। मतलब तब तक फीमेल में ओव्यूलेशन नेक्स्ट नहीं होगा। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेग्नेंट हो गई मतलब उसमें कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा मतलब उसमें प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा जब तक उसमें ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, और जब तक ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा तब तक नेक्स्ट ओव्यूलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर फीमेल की मैटिंग नहीं हुई, देखो ओव्यूलेशन कब से शुरू हो जाता है? 14-15 साल की उम्र से शुरू हो जाता है लड़कियों में। और अगर मीटिंग नहीं हुई मेल से तो 10 दिन, तो क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गया, और पहले बनता है कॉर्पस ह्यूमोरेजिक, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम, और 10-12 दिन तक एक पीरियड होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। अगर उस पीरियड में मीटिंग नहीं हुई तो वो कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन वो नष्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और फिर वहां क्या बनता है? कॉर्पस ह्यूमोरेजिकम। और वो ही होती है जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। जब कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर होता है तो दैट रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल bleeding in human female. This menstrual bleeding does not take place in any creature except primates. केवल प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। पता है आपको?
बंदर वंदर में भी होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि वो क्या है, प्राइमेट्स हैं। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों होती है, कॉर्पस ल्यूटिकम रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद वहां से ब्लीडिंग होती है, और दैट टेक प्लेस अप्रोक्सीमेट 10 days आफ्टर ओव्यूलेशन। और अगर मेटिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी सस्टेन कर जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर नहीं होता है, पूरे 9 महीने रहता है। और वो कब रप्चर होता है, जब बर्थ हो जाती है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर होता है, और तब ब्लीडिंग होती है। समझ में आई बात? ये बर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बर्ड्स में इंट्रा यूटेराइन कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि बर्ड का जो एग है दैट इज मैक्रोस्कोपिक, ह्यूमन फीमेल का एग है माइक्रोस्कोपिक। बर्ड में हर 26 घंटे में एक ओव्यूलेशन होता है, ह्यूमन फीमेल में हर 28 डेज में एक ओव्यूलेशन होता है। ये बेसिक डिफरेंस समझने की बात है, समझने की बात है। अपनी बात खत्म करूंगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं अंडा जो है वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। अगर फीमेल की मैटिंग, मुर्गी की मैटिंग मेल से नहीं हुई है, अच्छा पहला सवाल ये पूछा जाता है, जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ओव्यूलेशन के लिए मेटिंग जरूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है। ना तो मुर्गी में, ना तो ह्यूमन फीमेल में, ना तो कैटल में, किसी में ओव्यूलेशन के लिए मेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ओव्यूलेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना, टेक्स प्लेस एट डिफरेंट इंटरवल इन डिफरेंट स्पीसीज। ओव्यूलेशन के लिए कतई मेटिंग की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अंतिम बात यह, बर्ड के संदर्भ में एग प्रोडक्शन के लिए मुर्गे का मुर्गी के साथ होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। मतलब जनरली लोगों में ये थॉट है कि मुर्गी अंडा तभी देगी जब मुर्गा मेटिंग करेगा। ये बिल्कुल गलत है। मुर्गी तो अंडा देती ही रहेगी हर 26 घंटे पे, अगर वो गुड लेयर है तो उसको मुर्गे की कोई जरूरत नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, मार्केट में जो अंडा मिलता है ना, जो आप लोग खाते हो व्हाइट एग, दे ऑल आर नॉन फर्टाइल एग्स। उन मुर्गियों के साथ में कभी मुर्गे को रखा ही नहीं जाता। जो मार्केट में जो अंडा मिलता है ना, वो उस मुर्गी की कभी मेटिंग कभी नहीं कराई जाती। उनको बोलते हैं कमर्शियल लेयर्स। मुर्गी बड़ी होती है, उसको उठा के केज में डाल देते हैं, हाउस में डाल देते हैं, बस वो दाना खाती रहती है और अंडा देती रहती है। वो मुर्गी कभी उसकी मेटिंग नहीं कराते। और जिस मुर्गी की मेटिंग कराते हैं मेल से, उनको बोलते हैं ब्रीडर। उनको क्या बोलते हैं? ब्रीडर। और मेटिंग होने के बाद में उस अंडे को हम कमर्शियल वे में मशीन में डालते हैं, तो उससे क्या मिलता है? बच्चा। जो बाजार में जो अंडा मिल रहा है ना, आपको साला 21 दिन की जगह 21,000 साल भी रखे रहोगे ना उसको, तो उससे बच्चा नहीं बनेगा। इंक्यूबेटर के अंदर रख दो, चाहे कहीं भी रख दो। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्म गया ही नहीं उस मुर्गी के अंदर, मुर्गे से कोई मैटिंग ही नहीं हुई। इसलिए एग इज अ वेजिटेरियन फूड। एग इज ए वेज फूड। fertile egg in which the female has been mated with male, that is non-veg, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर जाइगोट बनेगा, उसके अंदर। समझे? तो आप कोई अगर पूछे कि अंडा जो है वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो बता दोगे? बोले बाजार में जो अंडा मिलता है वो वेजिटेरियन एग है, लेकिन जो अंडा मशीन में जिससे बच्चा निकालते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि उसके अंदर केवल, जो बाजार में अंडा मिलता है उसके अंदर केवल एक सेल होती है, दैट इज ओवम। और वो विद इन इवन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एग, ओविडक्ट के अंदर ही सेल वो मर जाती है ओवम। अगर मेटिंग हो जाएगी तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा तो वो अपने आप उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर मेटिंग नहीं होगी ना, तो अंडा जो 26 घंटे में एक अंडा बाहर आना है ना, वो उसी दौरान वो डेड हो जाती है सेल। तो उसके अंदर कोई लाइफ सेल नहीं है। अगर जो बाजार में जो अंडा मिल रहा है उसके अंदर कोई जीवन नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर फर्टाइल अंडा है तो उसके अंदर एक जीवन होता है। और एक और पॉइंट बता दूं, जब अंडा मुर्गी देती है, देखो एक चीज मैंने बताई थी, और भी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मुर्गी में?
एक और नोट करने वाला पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन बर्ड्स इज इन फंडिबुलम, दैट इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट के जो 5 पोर्शन है उसमें पहला पोर्शन होता है इन फंडिबुलम, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अंडे के बनने के शुरू होने के पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि अगर अंडा बन गया उसके ऊपर एल्ब्यूमिन की लेयर आ जाती है अगर ओवम के ऊपर, तो स्पर्म कैसे घुसता अंदर? नहीं घुस पाता ना स्पर्म अंदर। तो कुदरत ने ऐसा बनाया कि जो मेटिंग होगी मुर्गे से मुर्गी की, तो वो सीमेंट डिपॉजिट करेगा लास्ट पोर्शन में ओविडक्ट के, और फिर वहां से स्पर्म जाएंगे दौड़ दौड़ के, कहां जाएंगे? बिल्कुल टॉप पे। जो स्पर्म ताकतवर रहेंगे, जिन स्पर्म में दम रहेगी, वो दौड़ के कहां जाएंगे? फर्स्ट पोर्शन में। फर्स्ट पोर्शन में जाके अगर वहां पे ओवा है तो उससे फ्यूज कर देंगे, और फिर उसके बाद में उसके ओविडक्ट के सेकंड पोर्शन में, दैट इज मैग्नम, फिर थर्ड पोर्शन दैट इज इस्थमस, फिर फोर्थ पोर्शन दैट इज यूटेरस और सेल ग्लैंड। वहां पे फिर एल्बुमिन बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, सेल ग्लैंड बनेगी, और फिर लास्ट में वेजाइना से अंडा बाहर आ जाएगा। तो मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन कहां पर हो गया? बिल्कुल शुरू में हो गया। और आप समझ लो कि एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली माइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है, फिर वो रुकती नहीं है किसी काम के लिए। जाइगोट में अपने आप डिवीजन, सेल डिवीजन होने लगते हैं। और जब मुर्गी अंडा देती है तो समझो कि आप जब ओव्यूलेशन हुआ और स्पर्म वहां मौजूद है, पहले से ही तैयार रहते हैं स्पर्म वहां पहुंच के। अगर मेटिंग हुई है ना, तो बिल्कुल ओविडक्ट में आएगा, उसके पहले ही स्पर्म रेडी रहेंगे, बिल्कुल इनफंडिबुलम के अंदर तैयार रहेंगे। जैसे ही ओवा आएगा, अपने को उससे जुड़ जाना है और क्या करना? फ्यूजन करना, फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है ना? तो बिल्कुल शुरुआती प्रोसेस है, विद इन 15 मिनट फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूलेशन के। उसके बाद अंडा कब निकलता है? मैंने कितना टाइम बताया? 26 घंटे बाद अंडा बाहर निकलता है बॉडी के, पूरा तैयार होके। कितने घंटे बाद निकलता है? 26 घंटे बाद। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मुर्गी अंडा देती है तो एम्ब्रियो की स्टेज गैस्ट्रोला स्टेज रहती है। इसको नोट कर लो, कौन सी स्टेज में रहता है एम्ब्रियो? बताओ कोई? गेस्ट्रुला। गैस्ट्रोला। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ओविपोजिशन या लेइंग होने तक 25 घंटे का टाइम, 26 घंटे का टाइम निकल चुका है। उस पीरियड में डिवीजन होते होते किस स्टेज में आ जाता है एम्ब्रियो? गैस्ट्रोला स्टेज में आ जाता है। समझे? आज बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने, इन पूरी चीजों को एक बार और बताऊंगा। और बिल्कुल जरूरी नहीं है एग प्रोडक्शन के लिए मीटिंग का होना। इसीलिए कमर्शियल लेयर्स में जिनसे अंडे लेने हैं, अंडों के लिए 2 टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बोलते हैं टेबल एग और एक बोलते हैं फर्टाइल एग। टेबल एग क्या होता है भैया, कोई बताएगा? बताओ। नॉन फर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज्ड बैग। वो तुम्हारा कहना सही है, लेकिन उसको टेबल एग क्यों बोला? खाना कहां पे खाते हो जनरली? विदेशी खाना, विदेशी लोग ये सब टर्म कहां से आएंगे? विदेशों से आएंगे, हमारी नहीं है। विदेशी लोग खाना कहां पे खाते हैं? टेबल पे सर। तो जो खाने वाला अंडा है उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? टेबल एग। समझे? जब भी मैं बोलूं टेबल एग का मतलब है नॉन फर्टिलाइज्ड एग, जिसके अंदर जिस बर्ड की कोई मैटिंग नहीं हुई, जिस बर्ड का काम है केवल अंडा देना, दाना खाना और अंडा देना, अपना खाना खाना और अंडा देना, केवल इतना काम है उसका, बर्ड का। और जिस बर्ड का काम है बच्चे पैदा करना, तो उसके लिए फिर हमको उस बर्ड को दाना भी देना पड़ेगा और साथ में मुर्गा संग में रखना पड़ेगा, या एक और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर आप मुर्गे को संग में नहीं रख रहे, अलग अलग रखिए मुर्गा मुर्गी, और आपको बच्चा निकालना है उस मुर्गी से, उन अंडों से, तो आपको मुर्गे से सीमेन इकट्ठा करना पड़ेगा और उस सीमेन को जो मुर्गी है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, और फिर वो सीमेन में से स्पर्म अपने आप दौड़ के ऊपर जाएंगे इनफंडिबुलम में, और वहां जाके उससे फ्यूज करेंगे ओवम से,
और फिर वो अंडा, मुर्गी अंडा देगी, उसके अंदर गैस्ट्रोला स्टेज में एम्ब्रियो रहेगा, उस एम्ब्रियो को, उस अंडे को अपन मशीन में या मुर्गी के अंदर, मुर्गी के नीचे रख देंगे, मतलब वो करवा देंगे नेचुरल ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन मशीन के अंदर, और फिर उस 21 दिन बाद उस अंडे से क्या निकलेगा, बच्चा बने। और टेबल एग से कोई बच्चा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई लाइव सेल, कोई जाइगोट नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं हुआ। समझ में आ गई पूरी कहानी? Yes, समझ sir. में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब मैं तब मानूंगा कि तुमने आज मेरी बात को ध्यान से सुना है, जब अगली क्लास में मुझसे कितने लोग इस बारे में सवाल पूछेंगे, ये मैं देखता हूं। अब मेरा क्राइटेरिया यही है कि कौन सुन रहा था और कौन ने जो है अपना बस ऑन करके छोड़ दिया था और अपना खाना खा रहे थे या घूमने फिरने चले गए, बस सर ने क्लास ली है तो बस चालू करके और छोड़ देते हैं, डरा रहेगा मोबाइल एक तरफ, चिल्लाते रहेंगे सर। बेटा मेरा कुछ नहीं जाना, जो सुनेगा उसके बढ़िया नंबर आएंगे और जो नहीं सुनेगा वो रोएगा। समझ गए? सर देसी अंडे क्या? को अच्छा क्यों बताते हैं? सर देसी मुर्गी के अंडे को अच्छा। अंतिम इसी पे बात खत्म करेंगे, 4 मिनट बचे हैं 1:30 बजने में। देसी अंडा और जो फार्म का अंडा है, जिसको अपन बोलते हैं विदेशी अंडा या जो व्हाइट एग है जो बाजार में मिलता है, उसमें 2-3 डिफरेंस है केवल। उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, देखो पहली बात तो उनके न्यूट्रिएंट कंपोजिशन में, न्यूट्रिएंट क्वांटिटेटिव कंपोजिशन में देखो दो तरीके से डिफाइन होता है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। एक होता है क्वांटिटी से डिसाइड होता है, एक क्वालिटी से डिसाइड होता है। क्वांटिटी से क्या, खाना, आज मैंने भरपेट खाना खाया, भरपेट खाना खाया मतलब आज मैंने भरपेट खाना खाया, एक तो वो हो गया, ये हो गई क्वांटिटी। और आज मैंने बेहतरीन खाना खाया, बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना, वो क्या होगा, क्वालिटी। एक चीज होती है क्वांटिटी, एक चीज होती है क्वालिटी। तो जो देसी अंडा और विदेशी अंडा, अगर क्वांटिटी की बात करें, प्रोटीन, लिपिड या फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों अंडों में बराबर होते हैं। इवन विदेशी अंडे में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। ज्यादा होता है, उसका वजन, एक अंडे को रख लोगे तो प्रोटीन अगर एक अंडे में देखोगे तो ज्यादा, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो विदेशी अंडे में ज्यादा होगी, लेकिन परसेंटेज बेसिस पर दोनों में 12% प्रोटीन होती है अंडे के अंदर। केमिकल कंपोजिशन देसी अंडे का और विदेशी अंडे का एक ही होता है। अंतर कहां पर है बेटा, अंतर कहां पर है? क्वालिटी में डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटेटिवली दोनों में बराबर न्यूट्रिएंट हैं, क्वालिटी में जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो 1 मिनट में समझाता हूं, 1 मिनट समझ में आएगा तुमको। देसी मुर्गी किसको बोलते हैं? जो गांव में रहती है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, जो बाहर घूम फिर के खाती है, जो बाहर से कीड़ा मकोड़ा खाती है, जो घास खाती है, जमीन में से तिनके चुनती है घास के, है ना, वो भी कौन सी घास, जो दूब घास लगी रहती है जमीन पे, देखा है ना, वो आप रेलवे के किनारे देखते हैं मुर्गी मुर्गी घूमती रहती हैं, वो घास भी खाती हैं, वो कीड़ा मकोड़ा खाती हैं, और वो जो जमीन पे दाने माने पड़े रहते हैं वो खाती हैं। और घास और कीड़ा मकोड़ा, जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर दी बेस्ट सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड, जिनको अपन बोलते हैं प्यूफा, जिनको अपन बोलते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिनका कि बाबा रामदेव और सब प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसमें ये है, इसमें वो है, करते हैं कि नहीं करते? कॉड लिवर ऑयल, इस सब में बेहतरीन ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, प्यूफा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो जो इंसेक्ट्स हैं, जो घास है, उनमें क्या है? प्यूफा है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है। और जो मुर्गी देसी है, जिसको प्योर देसी है, वो बाहर घूम के यही चीजें खा रही है, और जो खाएगा वो ही अंडे में और मांस में आएगा, सीधी सी बात। स्पेशली फैट की बात कर रहा हूं मैं, फैटी एसिड्स
वही आएंगे जो वो आप खिलाओगे। तो मुर्गी अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खा रही है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड खा रही है, तो उसके अंडे में और उसके मांस में क्या होंगे, क्या होंगे बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू विदेशी एग्स जो मार्केट में मिलता है एग्स। क्योंकि जो विदेशी एग्स है ना, और एक बात और सुन लो, दुनिया में हर अच्छी चीज की कीमत ज्यादा होती है। दुनिया में हर अच्छी चीज की कीमत ज्यादा होती है। तो फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होती है। और जो मुर्गी जो कमर्शियल लेयर है, जिसको फार्म में पाला जाता है, जिसको बोला जाता है कि तुम्हें बिल्कुल अंडा देना है, यू आर दी फैक्ट्री टू प्रोड्यूस दी एग, उनको एग मशीन बोला जाता है। उनको जो दाना खिलाया जाएगा वो महंगा दाना खिलाया जाएगा कि सस्ता दाना खिलाया जाएगा, ये बताओ। मालिक को प्रॉफिट कमाना है, फार्मर को, तो कौन सा दाना खिलाएगा, सस्ता। ऐसा दाना जिससे ज्यादा अंडे बने। और सस्ता दाने के लिए वो क्या करते हैं, उनके दाने में वो मिलाते हैं सैचुरेटेड फैट्स, ऑयल मिलाते हैं, या मील मिलाते हैं, सोयाबीन मील, ग्राउंडनट मील, जो खली मिलाते हैं। और इन सब में क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, और प्यूफा जिनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं वो कम होते हैं। जिनको अरेकिडोनिक एसिड, वो अरेकिडोनिक एसिड और कौन कौन से हैं, 2-3 और हैं, वो सब होते हैं। ये सब जो है, जो कमर्शियल लेयर्स की डाइट है, जो अंडे देने वाली मुर्गी की डाइट है, जो फार्म की मुर्गी की डाइट है, जो दाना है, उनमें वो सब सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो जब वो सैचुरेटेड फैटी एसिड खाएंगी तो उनके अंडे और मांस में क्या आएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड इज हाईली डेट्रीमेंटल टू अवर हेल्थ, दे कॉज ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग, एथेरोस्क्लेरोमिया, मतलब जो जिसको बोलते हैं ना फैट, फैट का जो प्रॉब्लम है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण है। तो ये मेजर डिफरेंस है देसी मुर्गी के प्रोडक्ट में और विदेशी मुर्गी के प्रोडक्ट में, क्योंकि उनके फीड में डिफरेंस है। विदेशी मुर्गी के फीड में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड सस्ते होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा मिलाया जाता है दाने में। वो डायरेक्ट नहीं मिलाए जाते, तेल मेल के रूप में मिलाए जाते हैं, वो मैं जब फीडिंग पढ़ाऊंगा तो उसकी डिटेल बताऊंगा कि क्या होता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड फीड में ज्यादा होंगे, तो अंडे में भी ज्यादा होंगे, मुर्गी के मांस में भी ज्यादा होंगे, और जब उसको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी सैचुरेटेड ज्यादा जाएंगे, और सैचुरेटेड हमारी हेल्थ के लिए हमेशा नुकसानदायक होते हैं। और जो देसी मुर्गी होगी वो कम अंडे देगी, लेकिन उसके अंडे और मांस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा होंगे, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा होंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए हमेशा फायदेमंद है। तो इसलिए देसी मुर्गी सुपीरियर टू, देसी अंडा इज सुपीरियर टू विदेशी अंडा। और दूसरा कारण, जो घास होती है ना, जो देसी मुर्गी खाती है, जो ग्रास इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, बहुत अच्छा सोर्स है। अभी बाबा रामदेव चिल्लाता ना, बीट ग्रास खाओ, बीट ग्रास खाओ, एलोवेरा जूस खाओ, बीट ग्रास बोलता है। बीट ग्रास इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन, कैरोटीन, जेंथोफिल, और ये प्रीकर्सर किसके हैं, विटामिन ए के। तो इनके जो देसी मुर्गी क्या खाती है, घास खाती है, तो उसके बॉडी में कौन ज्यादा जा रहा है, विटामिन ए ज्यादा जा रहा है, क्योंकि विटामिन ए भी महंगा है, कंपनियां उतनी मात्रा में मिलाती हैं जितना जरूरी है बस। जबकि देसी मुर्गी क्या खा रही है, खूब घास खा रही है, घास खा रही है या कीड़े मकोड़े खा रही है, तो उसको विटामिन ए भी ज्यादा मिल रहा है, तो उसके अंडे में और मांस में विटामिन ए भी ज्यादा होगा। और विटामिन ए ज्यादा होगा, और वो विटामिन ए हमको मिलेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो ये दो मेन रीजन है जिस कारण से देसी एग इज सुपीरियर टू फार्म मार्केट है, ये ही मेन रीजन है। और ये बात 90% पोल्ट्री साइंटिस्ट को भी नहीं पता, तुम्हारी तो दूर की बात है, 99% वेटनेरियन को नहीं पता। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि देसी अंडा और देसी मांस अच्छा है कि नहीं है, और है तो क्यों है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, कि देसी मांस और देसी अंडा, देसी गाय का दूध, देसी गाय किसको बोलोगे, देसी गाय का मतलब केवल ये नहीं होता कि ब्रीड देसी हो, देसी गाय का मतलब जो है कि वो गाय जो जंगल में चरने जाती है उसको बोलेंगे देसी गाय।
एक और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गई न्यूट्रिशनल टर्म, और एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, क्या डिफरेंस है देसी गाय के दूध में, देसी मुर्गी के अंडे में और देसी मुर्गी के मांस में। तीसरा होता है, देखो भैया, अभी मुर्गी का नेचर क्या था, गाय का नेचर क्या था, एक्चुअल में ये क्या थे, इवन हमारा नेचर क्या था। इवन मैं तुमको बता दूं एक बात, मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, बिल्कुल अब खत्म कर रहे हैं तो थोड़ा आनंद भी आना चाहिए। मेरी क्लास में मजा आता है बच्चों को, सबसे ज्यादा मजा आदमी को नंगा रहने में आता है, पता है उनको। मेरी इस बात से कौन एग्री करता है? अगर सोशल, अगर आप अकेले हैं अपने घर में, या क्यों आता है नंगा रहने में, क्योंकि हम एक्चुअल में जो हमारा नेचुरल बिहेवियर है वो नंगे ही थे। हम आदिवासी जो थे, आदि मानव, वो क्या थे, वो नंगे ही थे। तो सबसे ज्यादा जो रिलैक्स मिलेगा ना आपको, वो नंगा रहने में मिलेगा, लेकिन वो सोशली दैट इज वेरी मच डेट्रीमेंटल, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है सोशली, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हम उस चीज को नहीं कर सकते जो आज से हजारों लाखों साल पहले हम थे। लेकिन जानवर को भी, जो एक्चुअल मुर्गी थी वो वाइल्ड थी, कभी पहले कोई जानवर डोमेस्टिक नहीं थे, इनको पाला नहीं जाता था, ना गाय को ना मुर्गी को, किसी को नहीं पाला जाता था। लेकिन आदमी को जैसे जैसे खाने की जरूरत पड़ी, और दुनिया का सबसे जो है खतरनाक क्रिएचर आदमी है, उसने अपनी जरूरत के हिसाब से जो जो उसको अच्छा लगा उसको पालना शुरू कर दिया। मुर्गी अच्छी लगी, बहुत अंडे देती है, अंडा खाने में स्वादिष्ट होता है, इसको खाने से ताकत बढ़ती है, तो मुर्गी को पाल लिया। शेर को क्यों नहीं पाला आदमी ने? शेर को डोमेस्टिक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि किसी दिन वो आदमी को ही खा जाता। लेकिन मुर्गी आराम से पल जाएगी, थोड़ा सा दाना खाएगी और बढ़िया न्यूट्रिशन अंडा देगी। गाय को पाला, क्यों पाला? बढ़िया डोसाइल है, शांत रहती है, घास खा लेती है और दूध देती है, इसलिए उसको पाल लिया। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल बिहेवियर, इसको बोलते हैं नेचुरल बिहेवियर, क्या था मुर्गी का? वो था जंगल में रहना, स्वतंत्र रहना। गाय का नेचुरल बिहेवियर क्या था? जंगल में रहना, स्वतंत्र रहना। जो बिल्कुल आज से 5000 साल पहले की गाय की बात कर रहा हूं मैं, और आज से 5000 साल पहले की मुर्गी की, 2000 डोमेस्टिकेटेड करके उसको कहीं ना कहीं हम किस में ले आए? स्ट्रेस में ले आए। किस में ले आए? मुर्गी को किस में ले आए? स्ट्रेस में ले आए। और जितनी फार्म की मुर्गियां हैं जिनको हम बंद करके पालते हैं, दे ऑल आर अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, हाईली तनाव में रहती है वो मुर्गियां। और मुझे ये बताओ कि जब तनाव में रहेंगी तो उनके अंदर कौन सा हार्मोन निकलेगा? स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन निकलता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड बॉडी के अंदर। और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड से पूरी बॉडी को नुकसान होता है, और जो प्रोडक्ट वो डेवलप करेगी, जो अंडा और मांस पैदा करेगी, उसमें भी उसकी भी क्वालिटी वो नहीं आएगी जो एक स्वतंत्र घूमती हुई देसी मुर्गी के मांस। और क्योंकि देसी मुर्गी तो मस्त घूम रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही है? बताओ, कोई बताएगा देसी मुर्गी कब स्ट्रेस में आती है? हेलो, अरे जब कुत्ता बिल्ली पीछे पड़ते हैं तब। उसके अलावा वो मजे से रहती है, खाती है, पिटती है, घूमती है। तो कुल मिला के देसी मुर्गी जब स्ट्रेस में नहीं है तो उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट नहीं होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट नहीं होगा तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो बेहतरीन नेचुरल होंगे, उनके अंदर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ट्रेसेस नहीं होंगे, और उनकी क्वालिटी भी बहुत शानदार होगी। और जो मुर्गी स्ट्रेस में रहेगी, फार्म के अंदर रहेगी, वो हमेशा उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड सीक्रेट होंगे, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, नो डाउट, तो उनके प्रोडक्ट को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए देसी गाय का दूध अच्छा है, क्योंकि देसी गाय अपना जंगल में जाती है, मस्त घूमती फिरती है, जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो उसको दिखाती है, तो उसका जो दूध है वो भी बिल्कुल अमृत है। और हमने गाय को क्या किया? घर के अंदर बांध दिया, उसको बाजार की कंपनी का कपिला आहार खिला रहे हैं जिसके अंदर हाईली अनसैचुरेटेड फैट है, और उसको बांध के रखा है, जबकि उसका नेचर बंधने का है ही नहीं। तो हमारी गाय जो बंधी है ना फार्म में, वो भी स्ट्रेस में है, तो उसके दूध में भी विपरीत प्रभाव आएगा। ये बोलते हैं ना अपन लोग कि जो है टेंशन करोगे तो साला खाने के समय टेंशन करोगे तो वो खाना नुकसान ही करेगा, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते ये बात? खुश होकर कोई काम करोगे तो वो अच्छा होगा। तो मुर्गी अगर खुश होकर अंडा देगी, नेचुरली उसकी नेचुरल बिहेवियर में रहेगी,
घूमती फिरती रहेगी, उसको कोई बंधन नहीं है, उसकी मर्जी आएगी तो कीड़े को खाएगी, उसकी मर्जी आएगी तो घास को खाएगी, उसकी मर्जी आएगी तो दाने को खाएगी। लेकिन जो फार्म की मुर्गी है उसको चाहे इच्छा हो रही है कि आज मेरे को कीड़ा खाना है, लेकिन उसको कीड़ा थोड़ी मिलेगा, उसको तो दाना ही मिलेगा केवल। तो कुल मिलाकर वो क्या है, स्ट्रेस में रहेगी, टेंशन में रहेगी, और वो जो प्रोड्यूस करेगी उसकी जो क्वालिटी है देसी मुर्गी के मुकाबले हमेशा लोअर रहेगी। तो ये 3 कारण है जिस कारण से देसी गाय का दूध और देसी मुर्गी का अंडा और देसी जानवरों का मीट ज्यादा अच्छा होता है फार्म एनिमल या विदेशी बर्ड्स या विदेशी गायों के मुकाबले। बात आ गई समझ में? एक तो पोजीशन, यस सर। दूसरा विटामिन, तीसरा स्ट्रेस। बात आ गई समझ में? किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, नहीं तो बंद कर रहा हूं क्लास। पूछ लो कोई सवाल हो तो। ठीक है, आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, कल लक्ष्मी मैडम क्लास लेंगी, ठीक है? और अगली मैं इसमें से सवाल पूछूंगा। TNAU उस दिन बताया था मैंने, तमिलनाडु वेटनरी यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना, वहां पर पूरा एग प्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ना और फिर सवाल पूछना मुझसे। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU की साइट पर, उसमें डालना एग फॉर्मेशन TNAU, आ जाएगा गूगल में पूरा, ठीक है? ओके, गुड बाय, नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास। थैंक यू सर।